नमस्कार, मेरा नाम भाऊ जोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, फिर से महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार, इन पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे दिन या हफ्ते या शायद एक महीने से ज़्यादा उनके लाडले, शरद पवार के लाडले संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई है। फिर भी शरद पवार ने उन पर कुछ बोलना, बयान देना ज़रूरी नहीं समझा था। लेकिन कल परसों उन्होंने मुंबई के पास एकनाथ शिंदे का जो गढ़ माना जाता है ठाणे, तो ठाणे में जाकर एक सभा की और पत्रकारों से बात की। उसमें उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें कही। तो उसमें इसके बाद क्या ईडी है, सीबीआई, वो हमेशा की नई बात तो उन्होंने कुछ कही नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कही कि जो खटकने वाली है, शायद बहुत खटकने वाली है। और मुझे अजीब इसलिए लगा कि ना मराठी मीडिया में उस पर चर्चा हुई, ना दिल्ली की या नेशनल मीडिया में उसकी चर्चा हुई। जबकि शरद पवार बात कर रहे थे तो नेशनल पॉलिटिक्स की, राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे थे। भले वो उन्होंने मराठी में जवाब वगैरह दिया होगा, लेकिन मराठी मीडिया में तो उस पर चर्चा होने से रही, क्योंकि मराठी मीडिया का मानना यह है कि शरद पवार के इर्द गिर्द ही देश की, महाराष्ट्र की हो या दुनिया की राजनीति घूमती है। तो शरद पवार बोले वही तो ब्रह्म वाक्य होता है। पवार ने बोला, बात खत्म। वही वेद पुराण मानकर हमारा मराठी मीडिया चलता है। तो इसलिए शरद पवार ने जो बात कही उस पर चर्चा नहीं हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन अपनी ये हालत क्यों है? 50-60 साल से राजनीति में लड़ते झगड़ते यहां तक पहुंचे पवार साहब, तो ये एक बार भी नहीं सोचना चाहते कि अपनी ये दुर्गति क्यों हुई है, क्यों हुई है। 80 से ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है। आज की ये बात है, कहीं पूना में, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का त्यौहार बड़ी जोर शोर से होता है। इस साल हो रहा है। 2 साल के जो कोरोना का काल था वो निकल गया, अब इतने जोर शोर से चल रहा है। तो कुछ मानो 30 साल पहले से कलमाड़ी जो थे, उन्होंने पुणे का जो गणेशोत्सव था उसको एक नेशनल इवेंट बना दिया था। तो उनको मैंने देखा, कुछ इतने झुके हुए, थके हुए, बूढ़े दिख रहे। तो इसलिए मुझे पवार साहब पर फिर से बात करना ज़रूरी लगा, क्योंकि एक ज़माना था, मुझे याद है 78-80 के ज़माने में यही कलमाड़ी शरद पवार की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो तो कांग्रेस से पहली बार अलग हुए थे पवार 78 में। उसके बाद उनकी जो पार्टी थी उसका जो युवा संगठन था, युवा कांग्रेस, 80 के पवार की कांग्रेस में, वो कुछ सेक्युलर कांग्रेस थी या समांतर कांग्रेस ऐसा कुछ नाम दिया था, या समाजवादी कांग्रेस ऐसा कुछ पवार ने नाम दिया था। उसकी युवा शाखा जो थी, युवा संगठन जो था, उसके अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी हुआ करते थे। आज वो भी बूढ़े हो चुके हैं। उनको देखकर मुझे बुरा लगा, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 साल वो जेल में थे, बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी। आजकल वो मानो पिछले 10 साल से राजनीति से अलग थलग हो गए सुरेश कलमाड़ी। वो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का जो घोटाला था, क्रीड़ा महोत्सव का, उसके बाद, लेकिन वो भी बूढ़े हो चुके, अलग थलग पड़ गए। और अब आगे चलकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये उन्होंने मान लिया है। फिर भी वो जब युवा थे तब उनके जो राष्ट्रीय नेता थे शरद पवार, वो आज भी वही के वही खड़े हैं। और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की चर्चा भी करते। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि इनके साथ जिन्होंने युवा कार्यकर्ता बनकर काम कर दिया
या किया था, वो भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन पवार खुद को बूढ़ा मानने की, अपनी उम्र हो गई ये मानने के लिए राजी नहीं है। वो ठीक बात है, उम्र कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। 80 के बाद भी उम्र की 82वें साल में शायद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये मेरी याद नहीं, ये खुद पवार ने बात बताई पूना के पत्रकार परिषद में। और उनको याद इसलिए आ गया कि 82 की उम्र में अगर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पवार क्यों नहीं बन सकते। तो ये उनका बताने का तरीका था कि वो बन गए थे, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। सवाल ये, आपको कोई बनाना चाहता भी है। आप जिस ढंग से मोरारजी देसाई जनता पार्टी का जुगाड़ बनाकर उसमें टॉप लीडर बन के 77 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसके 3 साल पहले की बात है। 74 में गुजरात में इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा माहौल बन गया, आहिस्ते आहिस्ते वो देश भर फैल गया। तो उस वक्त भी सब के सब, जनसंघ हो, संगठन कांग्रेस हो या सोशलिस्ट हो, सब धड़े छोटे मोटे पार्टियां इकट्ठे हुए और उनका एक महागठबंधन बना था जिसका नाम जनता आघाड़ी था। तो जब जनता आघाड़ी को बहुमत मिल गया था तो मोरारजी से किसी ने पूछा था, क्या आप अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनोगे? तब मोरारजी बोले, बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। और उसके 3 साल बाद वो इमरजेंसी आई, जेल गए, और ये सब होने के बावजूद 1977 में मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बने। तो मोरारजी के लिए लॉटरी लगी थी। इस ढंग से जब पवार साहब बात करते हैं तो हंसी आती है। क्या ये राजनीति समझते हैं? पवार साहब को राजनीति कुछ समझती है या नहीं, ये सवाल पैदा होता है कि मोरारजी किस सिचुएशन में थे, गुजरात में हो या नेशनल लेवल पर हो, जिस सिचुएशन में जिस परिस्थितियां बनी और मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बने, क्या वैसी सिचुएशन आज है, कल थी, परसों थी, कब थी? 91 से लेकर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे। और आज भी बोलते कि मुझे नहीं होना है। मुझे अजीब लगता है कि कौन बना रहा है आपको प्राइम मिनिस्टर? परिस्थिति बना रही है। सब विरोधी दल इकट्ठा होकर, भाई अगर मोदी को हराएंगे तो पवार ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा किसी ने बोला है? नहीं बोला है। फिर भी पवार साहब जब सोचते हैं या कुछ करना चाहते तो वो हमेशा जोक करते, कॉमेडी करते, ऐसा मैं मानता हूँ। ये राजनीति में कभी भी सीरियस नहीं थे, आज भी नहीं है। इसलिए ऐसे मजाकिया बयान देते हैं कि 82 की उम्र में मोरारजी हुए थे, मुझे नहीं होना है। अरे भैया, आपको कौन बना रहा है? और जो कुछ चालाकी करते हैं राजनीति में, उससे पवार साहब अपने लिए ही एक नया गड्ढा खोद लेते। और हमेशा एक बात होती है, ये गड्ढा दूसरे के लिए खोदते, खुद उसमें गिर जाते, और उस गड्ढे से निकलकर थोड़ा उभरे नहीं, संभले नहीं, तो दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते। ये पवार की राजनीति की खासियत रही है। वो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते, उसमें खुद गिर जाते, और उसमें संभल कर उठकर खड़े हो गए तो फिर नया गड्ढा खोदना शुरू कर देते। आपको याद होगा 3-2.5 साल पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो ऐसा बोला जा रहा था कि खत्म, कांग्रेस और नेशनलिस्ट एनसीपी जो है कांग्रेस पवार की, उसका सब मामला खत्म हो गया, ये तो चुनकर नहीं आने वाले। तो बारिश में भीग कर भी इन्होंने अपनी प्रचार सभा चालू रखी। तो उस पर मराठी मीडिया में इतना डंका पीटा गया कि उसके बाद उन्होंने चालाकी करके, जो हारे थे, फिर भी एक जुगाड़ की सरकार बनाई। लेकिन वो जुगाड़ की सरकार बनाने के लिए जो जुगाड़ उन्होंने किया, उसमें और एक जुगाड़ उन्होंने बिगाड़ दिया।
और आज अगर पवार साहब फिर से बुरी हालत में है, उनकी पार्टी हो, उनकी राजनीति हो, वो पूरी की पूरी बुरी हालत में पहुंच गई है। और इसका कारण वही जुगाड़ था, क्योंकि उन्होंने पहली बार डायरेक्टली नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पंगा लिया था, वो जो आज महंगा पड़ रहा है। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी के अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन ये अगर सरकार बनने नहीं, जिसको जनता ने चुना है, जिसको जनता ने 288 में 160 से ज़्यादा सीटें दिए, तो उनकी सरकार बनना तय था। जनता ने उनको कौल दिया था, मैंडेट दी थी, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर पवार ने एक महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन बनाया। कोई बात नहीं, ये पहले से भी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चालाकी की थी, और वही आज इनको महंगी पड़ रही है। जब चुनाव के रिजल्ट पूरे हो गए तो बीजेपी और शिवसेना को मिलकर गवर्नर के पास जाना था, राज्यपाल के पास जाना था, और दावा करना था कि भाई हमको लोगों ने मेजॉरिटी दी है, हम सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी कारण से बीजेपी के सर्वोच्च नेता थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, जो उस वक्त मुख्यमंत्री भी थे, वो बार बार मातोश्री पर फोन लगा रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे फोन उठाकर उनसे बात तक नहीं कर रहे थे। और ये खुद उद्धव ठाकरे ने बोला, हाँ बार बार फोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं। तो सवाल ये था कि क्या मैंडेट किसको मिली थी? यहाँ बीजेपी शिवसेना को मिली थी। और ये खुद पवार साहब ने बोला था, जब शिवसेना और बीजेपी चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद इकट्ठा होकर कुछ कर नहीं रही थी, तो पत्रकार बार बार पूछ रहे थे, तो पवार को भी पूछा कि सरकार कैसे बनेगी, तो पवार साहब ने बोला था, हमको तो मतदाता ने अपोजिशन में बैठने के लिए बोला है, हमको जो मैंडेट मिली है कि भैया कांग्रेस और एनसीपी अपोजिशन में बैठेगी, यही हमारे लिए जनता का मैंडेट है। वही पवार उस वक्त जब इनमें मनमुटाव आ गया शिवसेना और बीजेपी में, तो उस वक्त शरद पवार दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे। मेरा ख्याल है उस वक्त कुछ संसद का अधिवेशन भी चल रहा था, तो वो आज भी आपको वो सब यूट्यूब पर मिल सकता है कि प्रधानमंत्री से मिलने शरद पवार पहुंचे थे, और संसद में जो प्रधानमंत्री का दालन है, ऑफिस है, वहाँ पहुंचे थे, और 1 से ज़्यादा 1.25 घंटा तक वहाँ रहे। उस दरमियान प्रधानमंत्री के केबिन में अर्थमंत्री सीतारामन आकर गई थी, गृहमंत्री अमित शाह जाकर आए थे, और पवार जब बाहर निकले तब उन्होंने बोला, नहीं मैं तो राजनीति के बारे में नहीं बोलने आया था, मैं तो प्रधानमंत्री को एक इनविटेशन देने आया था, आमंत्रण देने आया था कि पुणे में जो शुगर इंस्टीट्यूट है उसकी गोल्डन जुबिली है, इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने आया था, ऐसा पवार ने कहा था। और उसके बाद जब पवार मुंबई में आए तो इन्होंने शिवसेना को तोड़कर अलग सी एक नई गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अचानक एक सुबह इनके ही भतीजे अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस, इनकी गवर्नमेंट का शपथ विधि हो गया था। अब शपथ विधि होगा कैसे, जबकि समय पर चुनाव के रिजल्ट होने के बाद शिवसेना बीजेपी गवर्नर के पास पहुंची नहीं, और पुरानी विधानसभा की 5 साल की मुदत खत्म हो गई, तो राज्यपाल की सिफारिश से सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगाया था, राष्ट्रपति राजवट चल रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट रूल उठता नहीं, हटाया नहीं जाता, तब तक नई गवर्नमेंट का शपथ विधि नहीं हो सकता था, लेकिन वो हो गया। और किसका हो गया था? पवार की पार्टी और बीजेपी, इनकी जॉइंट गवर्नमेंट का शपथ विधि हुआ था, और इसके लिए रातों रात प्रेसिडेंट रूल हटाया गया। प्रेसिडेंट रूल कौन हटाता है? खुद प्रेसिडेंट नहीं हटाते।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाते या हटाते। इसका मतलब साफ था कि अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस वगैरह जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, इन्होंने सिफारिश की और रातों रात, देर रात प्रेसिडेंट रूल हटाया गया और सुबह शपथ विधि हो गया। जबकि चर्चा सब जगह चल रही थी, महाविकास आघाड़ी बन गई है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, और लोग सुबह उठकर देखते कि अपने घर में जो पेपर आया है, अखबार आई है, उसमें तो खबर है कि 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी बन गई, और टीवी लगाते तो उस पर तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार बन गई। ये कैसे बन गई? क्या मोदी या अमित शाह इतने बुद्धू है कि अजित दादा और देवेंद्र फडणवीस मिल गए, उन्होंने हाथ मिलाया और मोदी और शाह ने प्रेसिडेंट रूल हटाया, राज्यपाल ने सिफारिश की और राज्यपाल ने शपथ विधि भी कर दिया। इतनी आसानी से नहीं होता। शरद पवार ने जो आश्वासन दिया था संसद की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर, तो आमंत्रण देने नहीं गए थे, वो आश्वस्त करने गए थे, ठीक है शिवसेना के साथ आप लड़े लेकिन सरकार हमारे साथ बन सकती है, चलो बनाएंगे। तो जब अमित शाह और मोदी को इन्होंने आश्वासन दिया होगा कि ठीक है बिल्कुल एनसीपी और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसीलिए तो प्रेसिडेंट रूल रातों रात हटाया गया और सुबह में शपथ विधि हो गया। लेकिन अपने आदत से मजबूर पवार साहब ने उधर भी तिकड़म कर दी और अजित दादा को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि उनके साथ वो एमएलए नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 7 दिन 10 दिन नहीं, 48 घंटे में मेजॉरिटी प्रूव करो और सर गिन के करो, हाथ उठा के वोट की गिनती करो, तब मामला फंस गया। और पवार अजित दादा को, अपने भतीजे को बलि का बकरा बनाकर अलग हो गए, और बस वही गलती थी। आपने मजाक किया तो पवार और मोदी और शाह के साथ मजाक किया। मोदी शाह ऐसे मजाक के आदी नहीं है। पवार से भी ज़्यादा मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी गुजरात के एक से एक हो गए। उनको जिस ढंग से मोदी ने और शाह ने राजनीति की पटल से ही हटा दिया, वो अगर पवार समझ लेते तो ऐसा तिकड़म वो मोदी शाह के साथ नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया। और फिर मानो 2.5 दिन में, 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन तक ये सरकार नहीं चली, हार गई। और कुछ दिन के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, और वो सरकार बनने के बाद भी देखो पवार ने क्या चमत्कार कर दिया, बीजेपी को सत्ता से बाहर बैठा दिया। चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी को सत्ता से बाहर बैठा दिया, अपोजिशन की बेंचेस पर बिठा दिया। इसकी चर्चा 2 साल से चलती रही। ऐसे जब तिकड़म होते हैं तो मोदी जी सामने आके उसका जवाब नहीं देते। यही तो सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी और नरेंद्र मोदी जैसे राजनीति के बड़े खिलाड़ी में साम्य है, समानता है। जब वो पाकिस्तान के या किसी देश के बॉलर जोर शोर से मोदी तेंदुलकर को बाहर करने के, आउट करने की बातें करते थे, तब तेंदुलकर को बार बार पूछा जाता था। तेंदुलकर बोलता था मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, अगर जवाब देना ही है तो मेरी बैट जवाब देंगे। बिल्कुल मोदी शाह का राजनीति का खेल वैसा ही होता है। वो कभी मुंह से या शब्दों में जवाब नहीं देते, वो कृति से जवाब देते हैं। तो 2.5 साल ये सरकार पवार ने टिकड़म से बनाई हुई चलती रही, लेकिन जब गिर गई तो इतनी बुरी हालत में गिर गई है कि जो कोई महाविकास आघाड़ी थी वो कहाँ है उसका पता नहीं है। शिवसेना तो पूरी की पूरी टूट गई है, सुपड़ा साफ हो गया जैसे हालत है। इनके एमएलए और एमपी बचे तक नहीं है उद्धव के। लेकिन क्या एनसीपी ठीक रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, या उसका भी चुनाव से पहले सुपड़ा साफ हो जाएगा? ऐसी डर से इस उम्र में पवार को बाहर पर
निकलना पड़ा है। वो अब महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार पवार समझ पा रहे हैं कि हमने गलत लोगों से पंगा लिया है। अमित शाह और मोदी से पंगा लिया, ये अब महंगा पड़ा। ये अभी अभी पवार की समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि जिस ढंग से सरकार गिरी है, वो गिर रही है, उसका पता तक पवार साहब को खुद को नहीं था, उद्धव को तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन आगे चलकर इसके परिणाम क्या हो गए, इससे खुद पवार डरे हैं, क्योंकि जिसके बारे में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बातें की जा रही है, वो पवार साहब के परिवार के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। अभी इनके जो पोते हैं रोहित पवार एमएलए है, उनके किसी कंपनी के कागजात ईडी छाननी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। तो पवार के लिए ये बात बड़ी महंगी साबित हो रही है, जो उन्होंने संसद में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर जो उनसे बात की थी, और उसके बाद जो अजीत दादा और देवेंद्र की सरकार बनी थी और 2.5 दिन में 3 दिन में गिर गई थी, उसकी कीमत अब पवार को चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि पवार ने एक बड़ी गलती की कि मोदी शाह से पंगा लिया। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल मोदी जी ने गुजरात का चुनाव जीत लिया था 2012 के दिसंबर में। उस वक्त उनके ही गुरु माने जाने वाले केशुभाई पटेल ने अलग से पार्टी बनाकर मोदी को राजनीति से ख़त्म करने की सौगंध ली थी। उनका क्या हुआ, उनकी पूरी पार्टी हार गई। फिर भी मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद पहला पेड़ा अगर किसको खिलाया था तो उसका नाम भी केशुभाई पटेल था। वो राजनीति में मोदी के गुरु थे। और किसी प्रोग्राम में शरद पवार की भी सराहना मोदी ने ऐसी की थी, उनकी तो उंगली पकड़कर, पवार साहब की उंगली पकड़कर राजनीति में आया, ये भी पवार ने कहा था, अब मोदी ने कहा था। तो दोस्तों, पंगा कितना महंगा पड़ता है मोदी शाह से, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। देखते ही आगे जाकर पवार फैमिली को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।